A very good afternoon to all, and this is a today's Ayurveda entity classes, and I, Dr. Hiteshwar Dharmaji Lonare, welcoming you in this online lecture. We are going to share the screen now. Okay. After completion of the 24 points, we are going to enter in the 25th point. Before I think few minutes, we are going to we have completed our previous lecture of ICT. This is a continuous of this lecture. So आप इसमें फोकस करें कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ. जैसे जैसे आप पूरा सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको बाकी भी चीजें पता चलेगी. करंटली हमारा टारगेट आज है कि आज हम लोग 5वां चैप्टर, कल 6वां और 7वां चैप्टर और बाद में ऐसे लेक्चर्स हम लोग आपको कंडक्ट करके हिंदी का भी सिलेबस जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो आईसीटी इन असेसमेंट एंड इवेल्यूशन. असेसमेंट मतलब जो हम डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट देते हैं उस चीज का हमें डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट देते हैं और उसका इवेल्युएशन करते हैं तो वो कैसे करना है, उसमें आईसीटी का कैसे इस्तेमाल करना है तो हम लोग देखेंगे. सो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड असेसमेंट. व्हाट आर द असेसमेंट? जो भी चीज आप एज ए होमवर्क दे रहे हो या प्रोजेक्ट दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो उसको हम लोग असेसमेंट बोलेंगे. अभी आईसीटी सपोर्ट्स ऑनलाइन क्विजेस. अभी एक प्लेटफॉर्म है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. क्विजेस करके प्लेटफॉर्म था पहले, तो उसका भी नाम चेंज हो गया है. उसका नाम हो गया है वेग्राउंड, फॉर्मरली कॉल्ड एज क्विजेस. तो ये जो प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टूडेंट्स, ये प्लेटफॉर्म था पहले जिसमें आपका इसका ये इंटरफेस है और आपको ये कैसे बनाना होता है वो मैं दिखाता हूँ. मेरे कुछ पहले बने भी होंगे लॉगिन. कंटिन्यू विद गूगल. मेरा ईमेल एड्रेस से चेक कर रहा हूँ यहाँ पे. तो वो ऐसा होता है इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह. तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो. तो बेसिकली प्लेग्राउंड वेग्राउंड उसका नाम बना है. इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस आप प्ले कर सकते हैं. हमने पहले जब हमारा प्लेटफॉर्म नहीं बना था टुडे आयुर्वेदा तो इस पे हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लेते थे. तो ये इसका इंटरफेस है ना. फीचर्स इसमें यूज करते हैं हम लोग. छोटा सा वीडियो देखेंगे भी. ये एक्चुअली पेडागोगी के लिए बना है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं और
ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं छोटे छोटे, उसमें आंसर्स आपको ढूंढना होता है। फिर बूस्टर्स रहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी अवेलेबल रहता है। ये सारे टूल्स अभी उन्होंने इसमें इमर्ज किए, ये पहले नहीं थे। ये असेसमेंट्स के लिए, फ्लैश कार्ड्स के लिए, पैसेज के लिए, ये दिस इज वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, है ना। तो ये आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसका थोड़ा सा ऑनलाइन क्विजेस का आप समझ लेना कि ऑनलाइन क्विजेस बनाते कैसे हैं, उसको प्ले कैसे करते हैं, उसमें बूस्टर्स वगैरह कैसे डालते हैं, वो एक बार एक प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। तो ये हो गया आईसीटी। उसके बाद सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हमारा जो टुडेज आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। टेस्ट पोर्टल में लेके जाता हूँ मैं आपको भी। टेस्ट पोर्टल में लिख के जाने के बाद ये जो अगर मैंने टेस्ट, अभी मान लो हम सेवेंथ या 24th टेस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। सब गो टू टेस्ट पोर्टल, इसका थोड़ा सा ऐसा इंटरफेस रहता है। इंटरफेस के बाद जो भी टेस्ट है वो यहाँ पे ऐसे दिखती है। फिर उस पर अगर आप क्लिक करें, जैसे 28 मॉक टेस्ट है, तो ये इसको मैं अगर प्रीव्यू करूंगा तो आपको दिखा पाऊंगा मैं, ठीक है। इसको प्रीव्यू नहीं करो क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं डाले। 27 पे जाते हैं, तो ये इसको ये मैं अभी प्रीव्यू करता हूँ आपको। प्रीव्यू मतलब अभी ये बच्चों को कैसे दिखती है वो बैकएंड में हमें अगर जानना है तो उसको प्रीव्यू बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मान लो एट द हाईएस्ट इपेस्टोमिकल लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन विच डेफिनेशन मोस्ट प्रिसाइजली captures epistemic sovereignty in advanced education system, autonomy of governance, control, authority to legitimate knowledge। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। स्पीड जनरेटर, सुपर फास्ट, ऑन टाइम, स्लो, ऑन, ये फिर करेक्ट, पार्शियली करेक्ट, 100 अनअटेम्प्टेड, 100 जीरो इनकरेक्ट, ये क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं अभी मुझे लगता है कि ऑथोरिटी टू लेजिटिमेट नॉलेज, ये मैंने क्लिक किया तो ये सही है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गया। Next question. With increasing abstraction of which of the option best defines curriculum or determination under prolonged reform pressure? तो मैंने अभी रैंडम चेक कर रहा हूँ पॉलिसी चेंज करके, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज इनोवेशन 30। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसा दिख जाता है, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा एक ओवरव्यू में आपको बताया। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड फीडबैक। ऑटोमेटेड फीडबैक मतलब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद वो अपने को 4 में से 5, 5 में से 4, 3 मार्क्स देना जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड फीडबैक। ई पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो भी मतलब एक डाटाबेस जैसा रहता है। तो ये ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल कलेक्शन ऑफ क्यूरेटेड आर्टिफैक्ट्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड इमेजेस दैट शोकेस इन इंडिविजुअल लर्निंग स्किल्स एंड अचीवमेंट्स ओवर द टाइम। अभी एक XYZ नाम का स्टूडेंट है, मान लो अनिल। तो अनिल ने कितना परफॉर्म किया पीरियोडिक असेसमेंट 1 में, 2 में, उसको कैसे मार्क मिले, उसका असाइनमेंट कौन सा है, ये एक ही जगह पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं ई पोर्टफोलियो। फिर लर्निंग एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स का जो है वो एक सॉफ्टवेयर रहता है और उस सॉफ्टवेयर से एनालाइज करके बताता है कि ये स्टूडेंट अभी यहाँ पे परफॉर्म कम कर रहा है, इसको थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आईसीटी का बेसिक असेसमेंट के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट है आईसीटी इनेबल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट बाय। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो कंटिन्यूस प्रोसेस में हम लोग करते हैं, फर्स्ट पीरियोडिक, सेकंड पीरियोडिक, थर्ड पीरियोडिक, ऐसे। तो वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। इमीडिएट इसमें फीडबैक मिलता है, कंटिन्यूस ट्रैकिंग आप कर सकते हो, डायग्नोस्टिक इंसाइट्स आप कर सकते हो, पर्सनलाइज रिमीडिएशन
रिमेडिटेशन मतलब जहाँ पे भी उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उसको बताइए, आप इसमें ये चीज की मतलब, अब ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे, तो उनको आप थोड़ा सा बूस्ट अप करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी उनकी एनहांस करें। प्रैक्टिकल में भी वैसा है, तो वह यहाँ पे देखने को मिलता है। आईसीटी इज अ मोर इफेक्टिव फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट द समेटिव अलोन। समेटिव मतलब टर्म एंड एग्जाम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अभी हमारे टाइम पे प्रिलिमिनरी एग्जाम रहता था, अभी वो निकाल दिए। तो वो सारे एग्जाम से टर्मिनेट होती, समेटिव एग्जाम्स मतलब लास्ट में जो होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसको समेटिव एग्जाम बोलते हैं। आईसीटी एंड समेटिव असेसमेंट में एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट भी आपको देखने को मिलती है, और स्टैंडर्डाइजिंग टेस्ट एक टेस्ट है जो 100 बच्चे के लिए उनका आईक्यू चेक करने के लिए, अगर आप चेक कर रहे हो तो सबके लिए सेम क्वेश्चन जाने चाहिए, इससे नहीं कि हर स्टूडेंट के लिए थोड़े अलग उनका मेंटेनेंस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है, और उसकी वजह से एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, कैन नॉट फुल्ली एक्सेस अफेक्टिवली एंड साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे जो है ये अफेक्टिव डोमेन नहीं पा सकते हैं एज आईसीटी टूल्स, उसके लिए आपको कंपल्सरीली जो प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग एनालिटिक्स। लर्निंग एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ द लर्नर डाटा। आप किस तरह से पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन से स्किल्स अच्छे डेवलप हुए हैं, उसके लिए लर्निंग एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस ऑफ लर्निंग पैटर्न्स। एक बच्चा है, मान लो उसको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो उसका जो ऑडिटरी सेंस ऑफ लर्निंग है वो अच्छा है। दूसरा जो बच्चा है उसको प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है। तीसरा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको नए नए प्रोजेक्ट्स करने में मजा आता है, वो बहुत ऐसे खुश हो जाता है। तो ये लर्निंग पैटर्न्स उनके आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप। कुछ बच्चे जो है दो दो लेक्चर में कंपेयर करते हैं, और एक जो लेक्चर ज्यादा बोरिंग होता है तो उसमें आ ही नहीं जाते, एब्सेंट रहते हैं। तो आपको ऐसे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कंटिन्यूसली लेक्चर, ये बच्चा, ये स्टूडेंट ये लेक्चर में एब्सेंट आ रहा है। तो अगर आप उसके अटेंडेंस का ट्रैकिंग करोगे तो आपको पता चलेगा क्लास में तो आता है मगर ये लेक्चर तो गायब होता है या लेक्चर में सो जाता है एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, इसमें एमसीक्यू एंगल है, एंड लर्निंग एनालिटिक्स सपोर्ट्स द एविडेंस बेस्ड टीचिंग। तो ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज द व्हाट मोस्ट सपोर्ट्स द एविडेंस बेस्ड टीचिंग। तो आंसर है लर्निंग एनालिटिक्स, है ना। अभी मैं वेनिसिंग पेन ले लूंगा, तो वेनिसिंग पेन लिया तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, डिजिटल, व्हाट इज द डिजिटल डिवाइस। Meaning of digital divide. The digital divide refers to the gap between individual or the group who have the access to ICT and those who do not. एक ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप के पास आईसीटी टूल है और बी ग्रुप के पास आईसीटी टूल नहीं है। तो किसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है ये अगर आपको देखना है तो इसको बोलते हैं एक मेथड ऑफ रिसर्च इन लर्निंग। मगर ये दो दोनों ग्रुप में जो डिफरेंस पाया जाएगा लर्निंग एबिलिटीज में, पोटेंशियल में, वो उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। With one group having the potential and the effectiveness of using the ICT, and another group who doesn't have the capacity or the potential या उनको फैसिलिटी नहीं मिला है ना। नेक्स्ट, डायमेंशन एंड डिजिटल डिवाइस, एक्सेस डिवाइड। अभी इसमें एक एक डायमेंशन देखेंगे। पहले तो एक्सेस डिवाइस, अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस एंड इंटरनेट। किसी के पास लैपटॉप नहीं रहता है, किसी के पास टैबलेट नहीं रहता है, तो इंटरनेट नहीं रहता है, तो दैट्स डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट है स्किल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी। सब बच्चों को ईमेल परफॉर्म करना, लिखना, उसमें अटैचमेंट डालना, शेड्यूलिंग करना ये नहीं आता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हर बच्चे को प्रोजेक्टर पे पीपीटी देना, पीपीटी परफॉर्म करना, उसमें थोड़ा सा डर लगता है। तो ये हो गया स्किल डिवाइड। नेक्स्ट है यूजिक डिवाइड, मीनिंगफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ये बच्चों को अगर कम से कम आ रहा है तो वो हो गया यूज ऑफ डिवाइड, यूजिक डिवाइड। हमने कौन से पढ़ा, पहले है एक्सेस डिवाइड, दूसरा है स्किल डिवाइड, तीसरा है यूजिक डिवाइड।
एंटिटी पॉइंट क्या है? डिजिटल डिवाइड इज नॉट ओनली अबाउट द एक्सेस बट ऑल्सो द कैपेसिटी एंड द कॉम्पिटेंसी. कॉजेस ऑफ डिजिटल डिवाइड, सोशल इकोनॉमिक इनिक्विटी आपको देखने को मिलते हैं, रूरल एंड अर्बन गैप अपने को देखने को मिलता है, जेंडर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. So these are some some sort of things: social, economical inequalities, rural, urban gaps, gender disparities, language barriers. तो हम लोग एक अभी देखेंगे ये इसके रीजंस है. एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या होता है? अनइक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है. एक्सक्लूजन फ्रॉम डिजिटल एजुकेशन, अगर किसी के पास इंटरनेट ही नहीं है, बेसिक सोर्स ही नहीं है, तो उसको आपको डिजिटल एजुकेशन नहीं दे सकते ना. तो ये हो गया एक एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसका. वाइडनिंग अचीवमेंट गैप, एक क्रॉस कंपटीशन में वो बच्चे बाहर चले जाते कंपटीशन. नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड. पब्लिक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना चाहिए. भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वाईफाई कैंपस का कॉन्सेप्ट दे आर वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट, टीचिंग का ट्रेनिंग, टीचर्स को आईसीटी टूल्स इस्तेमाल करते आने चाहिए, इसके लिए उनके आईसीटी के ट्रेनिंग होने चाहिए. नेक्स्ट, अफोर्डेबल डिवाइस, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली डिवाइस की जरूरत रहती है. देयर आर quietly costly devices are there, so that we can deliver the ICT infrastructure to the students. नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट. तो ऐसा नहीं कि सारा इंग्लिश में होना चाहिए, मराठी में उसको ट्रांसलेट किया हुआ भी स्टडी मटेरियल आप वहाँ पे दे सकते हो. अंग्रेजी, हिंदी, ये सब आप उनको दे सकते हो. पॉलिसी इंटरवेंशन क्या होता है? तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आईसीटी को प्रमोट करने के लिए, वो आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो ये डिजिटल डिवाइड से वो हट सकता है. नेक्स्ट, इथिकल इश्यूज क्या है इसमें? तो सबसे पहले डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. मेन कंसर्न क्या है? स्टूडेंट का डाटा प्रोटेक्शन होना, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका जेंडर, ये सब जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सा प्रिसाइजली स्टोर करना चाहिए. बीच में आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी पूरी बंद हो गई क्योंकि उनका पूरा जो स्टूडेंट का डाटा, मार्कशीट, स्कोर कार्ड सब हैक कर लिए थे हैकर ने, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था और ये लोग दे नहीं पाए. उसका उसने टाइम लगाया था और फिर बाद में सारे के सारे फाइल करप्ट हो गए. तो दिस इश्यूज कैन हैपन, इसलिए डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं जाना चाहिए किसी के पास. सर्विलेंस के रिस्क रहती है, और सर्विलेंस हमेशा यहाँ पे 1 लेवल 2 लेवल 3 7 लेवल तक आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट, एकेडमिक इंटीग्रिटी. प्लेगरिज्म जो होता है, मतलब कॉपी पेस्ट करना, एक का थेसिस है एज इट इज बनाया, उसको नाम चेंज कर दिया और सबमिट कर दिया, तो ये हो गया प्लेगरिज्म. तो ये भी एकेडमिक इंटीग्रिटी का पार्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग, एक साथ सभी लोग चीटिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग. और मिस यूज ऑफ एआई टूल्स, अभी आपने वो एक प्रदीप करके एक साउथ का हीरो है, उसका एक मूवी आया था, उसमें वो लैपटॉप लेके इंटरव्यू देता है और लिपसिंग करता है, आंसर उसका जो पीछे बैठा है वो देता है फॉर इंटरव्यू क्रैकिंग ऑफ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी. और फिर कोडिंग का आंसर पूछता है, तो उसके पास एक एआई टूल रहता है, वो एआई टूल से पूरे आंसर्स वो एग्जाम जो इंटरव्यू रहता है उसके दे देता है, और अच्छे मार्क्स में अच्छा पैकेज उसको मिल जाता है. तो ये मिस यूज ऑफ एआई टूल्स होता है. सो देर आर मेनी एआई टूल्स दैट हेल्प in the mock interviews, but it's a cheating. Okay, so technology amplifies both learning of opportunity and ethical risk. जितना अच्छा लर्निंग कर सकते हैं उतना ही रिस्क इथिकल कंसर्न में आपको देखने को मिलता है. व्हाट इज द डिजिटल सिटीजनशिप? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजिटल सिटीजनशिप? टीचर्स मस्ट प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि विद्या ही दुधारी तलवार है. दुधारी तलवार का मतलब क्या होता है कि दो वो बोथ एंड्स है. बोथ एंड्स मतलब अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? आपको रिस्पॉन्सिबल होकर करना पड़ेगा. साइबर एटिकेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पूरे जूम लेक्चर्स जैसे जैसे चालू हुए थे तो उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं था, कोई भी ज्वाइन हो जाता था और पोर्नोग्राफिक वीडियो चला देता था. तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ responsible technology use and cyber etiquettes.
नेक्स्ट क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट। तो जो भी ऑनलाइन कंटेंट डालोगे भी, कोई रिलीजन बेस्ड हो गया, कोई रेसिज्म बेस्ड हो गया, कोई वॉर रिलेटेड कुछ हो गया, कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, तो वो कंटेंट अब जब डालते हो तो उसका पहले इवेल्युएशन होना चाहिए कि ये पब्लिश करने के लायक है या नहीं है, नहीं तो गालगोटी या यूनिवर्सिटी जैसा कांड हो सकता है। तो ये अपना खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर। नेक्स्ट है बैरियर टू द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी इन द एजुकेशन। कौन से बैरियर है? सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर में पुअर कनेक्टिविटी हो गई, हार्डवेयर फेल हो गया, बीच में जूम मीटिंग बंद हो गया हार्डवेयर फेलियर। नेक्स्ट इज पेडागोगिकल बैरियर, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि जूम मीटिंग कैसे पढ़ा, से कैसे पढ़ाना है, प्रोजेक्टर कैसे लगाना है ना। पुअर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन ही नहीं कर रही क्लासरूम। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, टेक्नोलॉजी की एंग्जाइटी। अरे मैं ये कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, सारा मीटिंग बंद हो जाएगा और मेरा लेक्चर बंद हो जाएगा। तो एक एंग्जाइटी रहता है नए जो टीचर्स रहते हैं उनमें। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ ओल्ड एल्डर टीचर्स रहते हैं 45+, 50+। नहीं नहीं, मैं एसिड नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं तो दाऊंगा क्लास में, नोट्स निकाले हुए वो एक्सप्लेन करूंगा बच्चों को। आई एम नॉट रेडी टू कॉप अप विद द मॉडर्न चेंजेस, ऐसा वो बोल देते। दैट्स कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, दैट्स अ रेजिस्टेंस टू चेंज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट ही नहीं कर रही है। टीचर मांग रहे हैं, हमें प्रोजेक्टर चाहिए, हमें एलसीडी स्क्रीन चाहिए, मगर वो देने को ही रेडी नहीं। तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया। रिजिड करिकुलम, ऐसा बनाया है कि दर 15 आफ्टर 15 डेज, आफ्टर एवरी 15 डेज एग्जाम है बच्चों की। तो करिकुलम ही ऐसा बना है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो टीचर के ऊपर वर्कलोड है कि 15 दिन में टेस्ट है तो टेस्ट के पहले पढ़ाना चाहिए, ऐसा करके पूरा रिजिड करिकुलम बना के रखा है। नेक्स्ट पार्ट इज द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर आईसीटी इंटीग्रेशन। So, institution must ensure the infrastructure, professional development, technical support, policy framework, and continuous evaluation should be there. हम अभी इसको कंपेयर करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये जो है सबसेट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। Education technology may includes philosophy, psychology, and of the system. Focus on the instructional technology, focus on the teaching learning process. Emphasizes system approach, emphasizes on the instructional design. Educational technology क्या करती है? Cover up the planning, evaluation, and feedback. But instructional technology covers on the delivery and the material. All the instructional technology is educational technology, but not a vice versa. तो ये भी सेंटेंस है, आपको ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि all the instructional technology is a part of education technology, but not a vice versa। तो दो सेंटेंस दिए जाएंगे आपको और सर रीजनिंग पूछा जाएगा और ये आपका आंसर रहेगा। अभी आईसीटी वर्सेस आईटी हम लोग देखेंगे। आईसीटी और आईटी में क्या डिफरेंस है? इंक्लूड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। IT may focus on the information used in the education, governance, and society. Used mainly for the data processing. IT emphasizes interaction, communication इसका मेन पार्ट है, इंटरेक्शन होना ही चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन, ऑटोमेशन और कंपटीशन दो चीजों पर फोकस रहेगा। आईसीटी इज इंटरेक्टिव वन एंड आईटी इज अ कंप्यूटेशनल वन। तो ये भी एक एमसीक्यू आपको यहाँ पे बनता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एलएमएस वर्सेस वीएलई। मैनेजमेंट ओरिएंटेड रहता है एलएमएस, ट्रैक प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस दिखता है। एग्जांपल इसका मूडल है। तो ये वीएलई जो है वो है लर्निंग ओरिएंटेड रहता है, फैसिलिटेटेड इंटरेक्शन, पेडागोगिकल फोकस आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल क्या है? तो वर्चुअल क्लासरूम इसका एग्जांपल है। आप ट्रेडिशनल लर्निंग और ई लर्निंग में देखेंगे तो ट्रेडिशनल में 9 से 5 के बीच में जो लेक्चर होंगे वो हो पाएंगे। मतलब क्या? फिक्स टाइम है, प्लेस भी फिक्स है, टीचर कंट्रोल रहता है, लीनियर रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं। वही आप ई लर्निंग में देखेंगे तो एनी टाइम एनीवेयर, फ्लेक्सिबल है, लर्निंग कंट्रोल्ड है, नो लर्निंग लीनियर, रिच मल्टीमीडिया आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट डायग्राम हमने इसके थोड़ी सी बनाई है, आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, वही रिपीट हो रहे हैं।
फिर भी एक बार ये पढ़ लेता हूँ। ई लर्निंग में सिंक्रोनस वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, और सिंक्रोनस एलएमएस, ईमेल एंड फोरम्स हो गए, है ना। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? तो पहले सबसे पहले क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल पार्ट करेंगे, एलएमएस वर्सेस वीएलई, आईसीटी वर्सेस आईटी, ई लर्निंग वर्सेस ब्लेंडेड लर्निंग। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम का, टीचर यूज रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन द क्लासरूम, आइडेंटिफाई द मॉडल, फ्लिप्ड क्लासरूम, ऐसे आपको क्वेश्चन असंस्कृत के भी क्वेश्चंस रहते हैं। आईसीटी प्रमोट लर्नर ऑटोनॉमी बिकॉज इट सपोर्ट्स द सेल्फ बेस्ड लर्निंग। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, स्टेप द आईसीटी इंटीग्रेशन, स्टेजेस ऑफ ई लर्निंग डिजाइन, ये भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम लोग देखेंगे एंड फैक्ट्स देखेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट इक्विपमेंट ओरिएंटेड। ICT integration is effective when only when pedagogy precedes technology. E-learning emphasizes learning autonomy but requires a self-regulation. MOOC जो हमने पढ़ा है, massive open online open courses, are grounded in the connectivist learning theory. Digital device is a challenge to the access, skills and usage. Technology does not replace the teacher, it redefines the teacher's role. तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखनी होती है ना। नेक्स्ट, हाई प्रोबेबल एमसीक्यू, वही वापस था। कुछ मिसकंसेप्शन है वो हम लोग देखेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब स्मार्ट बोर्ड होना, इतना ये इजी नहीं है। आईसीटी ऑटोनॉमिकली इम्प्रूव द लर्निंग, ऐसा नहीं है, उसमें स्टूडेंट की भी एफर्ट्स होते हैं। मूक इंश्योर द हाई कंप्लीशन, ऐसा नहीं है, हाई कंप्लीशन नहीं होता है यहाँ पे। LMS is a teaching method, not its system learning management system. It's a management system, not a teaching method. Technology reduces the teacher's role, ऐसा नहीं है, उससे टीचर का रोल अच्छा होता है। करेक्ट एनटीटीवी क्या है? टेक्नोलॉजी एम्पलीफाइज द पेडागोजी बट इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट इट। वन पेज में रिवीजन कैसे होगा इसका? कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ग्राउंडेड इन लर्निंग थ्योरीज, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड, कम्युनिकेटिव, आईसीटी बेस्ड पार्ट हो गया। कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड मतलब आउटकम फोकस, कंटिन्यूअस मतलब असेसमेंट एंड फीडबैक। तो नेक्स्ट पार्ट अपना आता है आईसीटी एंड गवर्नेंस एंड टीचिंग लर्निंग मेथड्स, है ना। आईसीटी एंड द गवर्नेंस जो है वो हम लोग देखेंगे अभी। आईसीटी इन द गवर्नेंस मतलब ई गवर्नेंस जिसको बोला जाता है, रेफर्स टू द सिस्टमिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव द एफिकेसी। ये कौन इस्तेमाल करता है? टीचर इस्तेमाल करता है क्या? नहीं, आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूट, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो इस्तेमाल करता है। टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी भी आना चाहिए, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पे अपने देखने को मिलना चाहिए। देन फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। इन हायर एजुकेशन आईसीटी बेस्ड गवर्नेंस रीशेप द एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक मैनेजमेंट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड सर्विस डिलीवरी। अभी ये जो बुक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें क्या बोला गया है कि आईसीटी इज नॉट मियरली द टेक्नोलॉजिकल टूल बट द गवर्नेंस मैकेनिज्म दैट रिस्ट्रक्चर द इंस्टीट्यूशनल फंक्शन। प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होना है उसके पीछे जो गवर्नेंस होता है ये आईसीटी भी हमें प्रोवाइड करता है। पहला है आईसीटी एंड द गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। डोमेन्स कौन से हैं? तो मेजर डोमेन है एकेडमिक कंट्रोल मतलब एकेडमिक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, फाइनेंशियल गवर्नेंस, स्टूडेंट की फीस आई नहीं आई, किसका बाकी है, किसका स्कॉलरशिप वगैरह वो सब। नेक्स्ट, सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज, तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो एकेडमिक गवर्नेंस थ्रू आईसीटी, आईसीटी इनेबल्स द करिकुलम मैनेजमेंट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम उसमें ऑलरेडी डला हुआ होता है सीबीसीएस, हम लोग वो देखेंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसको बोलते हैं। डिजिटल एग्जामिनेशन सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन डॉक्यूमेंट, IQAC उसको बोलते हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस भी हमें देखने को मिलता है आईसीटी का। आईसीटी स्ट्रेंथन द एकेडमिक ऑटोनॉमी विद द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि खाली एकेडमिकली
ऑटोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। इट इंक्लूड्स द यूफीएस सिस्टम। ऑनलाइन एडमिशंस आप कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन भी होता है, जैसे ऑनलाइन एमबीए हो गया, ऑनलाइन कुछ डिप्लोमा हो गया ऐसा। नेक्स्ट है फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, आप बना सकते हो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, जैसे अपना प्लेसमेंट से ले आप गूगल फॉर्म भरते हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये पार्ट आता है गवर्नेंस में। नेक्स्ट है डिजिटल अटेंडेंस। डिजिटल अटेंडेंस यहाँ पे आपका स्टूडेंट का कर सकते हो। एचआरएमएस, एचआर के जो सॉफ्टवेयर है वो आईसीटी के अंडर आते हैं। गवर्नेंस का लॉजिक क्या है? ऑटोमेशन रिड्यूसेस द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन रिड्यूसेस द ऑपेसिटी, एंड ऑपेसिटी रिड्यूसेस द करप्शन। फाइनल अल्टीमेट एम है करप्शन, यहाँ पे हमें कम करना है। फाइनेंशियल गवर्नेंस में ऑनलाइन फी में पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, डिजिटल स्कॉलरशिप की डिस्पर्स हुई है नहीं हुई है, बजट क्या है, कम जाए ज़्यादा है, ऑडिट ट्रांसपेरेंटली हो जाता है। अगर मैन्युअली करे वाउचर वगैरह बनाए तो बहुत दिक्कत आती है। स्टूडेंट सेंट्रिक गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? तो स्टूडेंट के पोर्टल्स होने चाहिए, हर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस वगैरह उसमें दिखना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होनी चाहिए, किसी ने कंप्लेंट किया तो उसको सॉल्व करना, ये होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। एकेडमिक ब्लॉक्स एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो अभी एबीसी नंबर जो अपर आईडी जो बोलते हैं जिसको, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये भी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है। फीडबैक मैकेनिज्म भी आपको देखने को मिलता है। एनटीटी में क्या है? इट प्रमोट द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन द हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा इफिकेसी, ओपन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इफिकेसी मतलब फास्टर सर्विस ऑफ द डिलीवरी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब ट्रेसेबल डिसीजंस आप कैसे करते हो वो आपको करते आना चाहिए। इंक्लूसिविटी मतलब एक्सेस टू डाइवर्स लर्नर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कैसे आप लर्निंग स्टाइल से पढ़ा रहे हो, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस, रियल टाइम फीडबैक आपको अगर अच्छी एलएमएस हमने बनाई है तो आपको देखने को मिलता है। मेथड ऑफ टीचिंग इन द हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन टीचिंग मेथड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर जो है मतलब वो कौन से फिलोसॉफी है वो देखेंगे। कौन एम्फोसाइजेज ऑन टीचर ऑथोरिटी, फाइनल ऑथोरिटी इसमें टीचर रहता है, जो बोलेगा वही सही है, आप तो प्रमाण। नेक्स्ट है कंटेंट ट्रांसमिशन। कंटेंट आप जिस तरह से टीचर बनाएगा वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। उसमें ऐसा हो सकता है कि उसको अच्छे से आता है तो अच्छे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसको नहीं आता तो बच्चों का प्रॉब्लम हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, एक ही एसओपी रहता है उसी को फॉलो करना है, इंडिविजुअलिज्म कोई रहता नहीं। पैसिव लर्निंग, बच्चे खाली सुनते हैं, जो सर ने लिखा है उसको पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। नॉलेज फ्लो फ्रॉम टीचर टू लर्नर, यहाँ पे नॉलेज फ्रॉम टीचर टू। मेजर टीचर सेंटर में तो कौन से लेक्चर देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ना उसका एक्सप्लेनेशन देना, चॉक एंड टॉक अप्रोच, क्लासरूम में चॉक से डायग्राम बनाना उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टीचर कंट्रोल पेस एंड कंटेंट, जैसे टीचर कंट्रोल करेगा उसके हिसाब से ये चलता है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। असेसमेंट मेनली समेटिव होता है इसमें। समेटिव मतलब टर्म एंड में जो मार्क्स मिलते हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका असेसमेंट होता है। लिमिटेड लर्नर ऑटोनॉमी, स्वायत्तता नहीं पाई जाती है स्टूडेंट के लिए। मेरिट्स क्या है? एफिशिएंटली फॉर द लार्ज क्लासरूम, बहुत बड़े क्लासरूम में तो ये ठीक है। सिलेबस पूरा कवर होना ये इंपॉर्टेंट है। टाइम सेविंग ये पार्ट होता है। सुटेबल फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। लिमिटेशंस क्या है? पैसिव है ये। मिनिमल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस, ये पुरुषम पुरुषम वित्सम न्याय के खिलाफ है। एनकरेजेस रूट लर्निंग, इसमें रट्टा मार पैटर्न बहुत चलता है। नेक्स्ट, टीचिंग टीचर सेंटर्ड टीचिंग अलाइंस मोर विद द बिहेवियरिज्म, आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है कॉन्टेम्पररी डायरेक्टिव, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। अभी हम लोग 30 पेज पे पहुंचे हैं, मतलब आधा हमारा कंप्लीट हुआ है, एक दो लेक्चर में वो भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। किसी को और क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछ सकते हैं। देयर आर द 12 लाइव स्टूडेंट्स। एनी क्वेश्चंस बेटा? एनी क्वेश्चंस?
ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ. Signing off, your host, your mentor, Dr. Hiteshwar Lonare. Thank you.